हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ज्ञान कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर हर शेर सरने के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। और आज का यह वीडियो है आपका यानी अकाउंटिंग के अंतर्गत जो टीजीटी पीईटी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जिसमें आपका यानी चैप्टर हम कवर करेंगे डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। देखिए दोस्तों, यानी समय न लेते हुए हम क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं। यानी चैप्टर का नाम है दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है यानी कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब आप समझ लीजिए कि दोहरा लेखा प्रणाली होता क्या है। तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली से ऐसी प्रणाली से है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। तो दोहरा लेखा प्रणाली से ऐसे प्रणाली से है जिसमें यानी एक ही पक्ष में, यानी इसमें देखिए डेबिट और क्रेडिट यानी दो पक्ष होते हैं, पहला डेबिट पक्ष दूसरा क्रेडिट पक्ष। इसमें प्रत्येक सौदे के यानी दो पक्षों में लेन देन में ट्रांजैक्शन का लेखा किया जाता है, जिसमें यदि रिसीवर डेबिट होता है तो गिवर यानी क्रेडिट हो जाएगा। यदि जो वस्तु या संपत्ति आती है वो डेबिट होती है तो जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। तो इस प्रकार यानी जो सिस्टम यानी दो पहलुओं में लेखा करता है यानी दो पक्षों में लेखा करता है, उसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और देखिए डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो 15वीं शताब्दी में यानी इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में यानी वेनिस नगर में। कहाँ पे, यानी वेनिस नगर में। और वहाँ के निवासी कौन, ल्यूकास पेसियोली। किसने, तो ल्यूकास पेसियोली नामक यानी व्यक्ति ने, ल्यूकास पेसियोली नामक व्यक्ति ने क्या किया था, तो इसका यानी आविष्कार किया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक यानी इनकी पुस्तक थी यानी डी कंप्यूटिसिट स्क्रप्चरिस यानी इनका पुस्तक था, उसी में इन्होंने उसका उल्लेख किया था। और कब किया था, तो 1400 यानी कब, तो 1400 यानी 94 में इटली के वेनिस नगर के निवासी ल्यूकास पेसियोली ने यानी इसका खोज किया था। कौन शताब्दी में किया था, तो 15वीं शताब्दी में किया था। सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। ऑप्शन ए यानी परचेज इंक्रीज डेबिट और इनकम डिक्रीज क्रेडिट, यानी क्रय बढ़ाता है नाम और आय घटाते हैं जमा। यह ऑप्शन क्या है, तो यह ऑप्शन यानी आपका यानी रॉन्ग है यानी गलत है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेज इंक्रीज डेबिट और इनकम डिक्रीज यानी क्रेडिट, यानी व्यय बढ़ाता है नाम और आय घटाता है यानी जमा। तो ये ऑप्शन देखिए सही है कि यानी गलत है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यानी प्राप्तकर्ता क्या होता है, तो प्राप्तकर्ता यानी डेबिट होता है और प्रदाता यानी क्रेडिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत यानी इस प्रकार हैं कि इसमें यानी मुख्य रूप से यानी 3 खाते होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में। यानी पहला खाता कौन सा होता है दोस्तों, तो व्यक्तिगत खाता। तो देखिए व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, तो हम बताए हैं कि व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं यानी रिसीवर डेबिट होता है, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं यानी गिवर क्रेडिट होता है। और यदि वास्तविक खाता है, यानी कौन सा खाता, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है, यदि रियल अकाउंट है तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, यानी व्हाट्स कम्स इन क्या, तो डेबिट। और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी व्हाट्स गोड्स यानी क्या, क्रेडिट। तो यह नियम होता है वास्तविक खाते का। और उसके बाद से तीसरा खाता होता है दोस्तों यानी नॉमिनल अकाउंट, यानी जिसको बोलते हैं अवास्तविक खाता या नामात्र खाता। तो इसमें देखिए व्यय एवं हानि को यानी जो एक्सपेंसेज होता है दोस्तों उसको डेबिट करते हैं, और लाभ और प्राप्ति यानी इनकम को यानी प्रॉफिट को दोस्तों यानी क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यानी 3 खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और यानी रियल अकाउंट। और तीनों का यानी रूल्स होता है, अलग अलग होता है, जो आपको डिटेल हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इफ़ गुड्स वर्थ 10,000 and sold on the basis of sales on approval, the adjustment of this transaction on the
डेट ऑफ एन अकाउंटिंग इज डन, यानी यदि 10,000 रुपये का मूल्य अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया तो लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यानी बेचा जा रहा है, यानी क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग किया जा रहा है। तो सेलिंग करेंगे तो यानी इसमें यानी किस में यानी लेखा किया जाएगा, तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, यानी विक्रय में, स्टॉक में, देनदार में, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब यानी ट्रांजैक्शन होगा यानी सेल्स करेंगे तो आपका यानी बिक्री भी होगा, स्टॉक में यानी कमी होगी या वृद्धि होगी, डेप्टर्स यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं तो डेप्टर्स यानी पाने वाला होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी वाला डी ऑप्शन सही है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाई जा रही है, इसलिए आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और टीजीटी पीजीटी का हम पूरा संपूर्ण यानी क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, कहीं न जाइए, बस प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल व्याख्या के साथ पढ़ते रहिए और परीक्षा हाल में आपको जरूर न जरूर क्वेश्चन सब मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। यानी क्वेश्चन है, यदि कोई माल उधार क्रय किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता यानी नाम किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यानी उधार क्रय करेंगे तो यानी आपका यानी एंट्री होता क्या है, तो उधार क्रय करेंगे तो एंट्री क्या होता है दोस्तों, तो एंट्री होता है यानी परचेज, क्या होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जो भी यानी जिससे भी क्रय करते हैं उसको हम क्या करते हैं यानी क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट यानी एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो इसमें कह रहा है कि यदि कोई माल उधार क्रय किया गया हो तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाम किया जाएगा। नाम का मतलब डेबिट कौन सा खाता किया जाएगा, तो कौन सा खाता किया जाएगा, तो परचेज, इसलिए ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ परचेज ऑफ गुड्स आर मेड ऑन क्रेडिट। सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर्स फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी ऑब्लिक ए एंड सी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों ऑप्शन यानी सही होगा, क्योंकि जब माल का आहरण करेंगे या मान लीजिए कैश का आहरण करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू यानी ड्राइंग होता है, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी पर्सनल सेलिंग इंक्लूडेड्स, यानी व्यक्तिगत विक्रय में, यानी पर्सनल सेलिंग को बोलते हैं क्या, तो व्यक्तिगत विक्रय में यानी सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी फेस टू फेस इंट्रेक्शन आमने सामने बातचीत, ऑप्शन सी कन्वर्जन विथ कस्टमर यानी ग्राहकों को बातचीत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए दोस्तों कह रहा है व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है, तो व्यक्तिगत विक्रय हम कब करेंगे, तो व्यक्तिगत विक्रय मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है एक व्यक्ति यहाँ है, यानी जब दोनों में यानी टॉकिंग होगा तो मौखिक संप्रेषण भी होगा, ये आमने सामने भी रहेंगे, और ये ग्राहकों से मान लीजिए कस्टमर, ये मान लीजिए एक सेलर हो गया एक कस्टमर होगा, दोनों में बातचीत होगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, डी सही है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय यानी लक्षित नहीं है, यानी पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टुवार्ड्स, यानी लक्षित नहीं है, तो किस में लक्षित नहीं है, ऑप्शन ए अधिक संख्य श्रोताओं पर, व्यक्तिगत संपर्क पर, दो तरफा संप्रेषण पर, तुरंत पुष्टि पर। तो देखिए इसमें लक्षित नहीं है, तो तीनों ऑप्शन है आपका जो दिख रहा है, तीनों ऑप्शन यानी सही दिख रहा है, क्योंकि जो व्यक्तिगत विक्रय होता है यानी व्यक्तिगत संपर्क पर आधारित होता है, और दो तरफा संप्रेषण है यानी यह इसमें दो व्यक्ति होता है, एक रिसीवर है एक गिवर, और तुरंत फीडबैक भी मिलता है। लेकिन आपका ऑप्शन ए यानी क्या है, इसमें आंसर होगा यानी अधिक संख्य श्रोता पर, यानी देखिए जब अधिक संख्य श्रोता होगा तो आपका पर्सनल यानी सेलिंग नहीं रह जाएगा, व्यक्तिगत विक्रय नहीं रह जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित
नहीं है, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड। तो लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी क्लासिफाइंग, ऑप्शन सी सिंप्लीफाइंग, ऑप्शन डी समराइजिंग। तो देखिए अगर लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है तो देखिए रिकॉर्डिंग करना, जर्नल करना आता ही है, क्लासिफिकेशन यानी लेजर आता ही है, उसके बाद से यानी सरलीकरण है, समराइजिंग है, देखिए सारांश तैयार करना आता ही है क्योंकि ट्रायल बैलेंस जिसके लिए बनाते हैं। या आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है, यानी सिंप्लीफाइंग नहीं आता है, सरलीकरण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्तों। देखिए लेखांकन जो प्रक्रिया है उसका प्रोसेस ये होता है कि लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले वित्तीय लेन देन की पहचान होती है, उसके बाद से प्रमाणक बनाया जाता है उस पहचान के आधार पर, उसके बाद से लेन देनों का अभिलेखन जर्नल में किया जाता है। जब जर्नल हो जाता है तो उसका वर्गीकरण करने के लिए खाता बही तैयार किया जाता है। जब खाता बही तैयार हो जाता है तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इस ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते हैं दोस्तों, तो अंकगणितीय संबंधी अशुद्धियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो क्या करते हैं, तो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। और जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बन जाता है तो क्या करते हैं, यानी आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट बनाते हैं कि उस व्यवसाय की यानी स्थिति क्या है, यानी लाइबिलिटी कितना है और एसेट्स कितना है। उसके बाद से विश्लेषण और निर्वचन करते हैं और उसके बाद से उपयोगकर्ताओं को यानी क्या करते हैं, सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। तो इसमें देखिए सरलीकरण करना यानी लेखांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है, तो ऑप्शन ए ब्याज खाता इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन बी एक्यूरेट इंटरेस्ट अकाउंट यानी उपार्जित ब्याज खाता, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट यानी अदत्त ब्याज खाता, ऑप्शन डी प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट यानी पूर्वदत्त ब्याज खाता। तो देखिए दोस्तों यानी कह रहा है नाममात्र खाता कौन है, नॉमिनल अकाउंट कौन है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो भी उपार्जित है, अदत्त है, पूर्वदत्त है, इस सब आपका कौन सा खाता है, तो ये आपका व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है। और जो इंटरेस्ट है ये आपका क्या है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है यानी आय व्यय यानी खाता है, ठीक है ना। यानी मान लीजिए इंटरेस्ट पेड करेंगे तो एक्सपेंसेज है, रिसीव करेंगे तो इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेकिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स इज ऑन बेसिस ऑफ, यानी इसमें रूल्स पूछ रहा है कि वास्तविक डूबी रकम पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। तो डूबी रकम का मतलब होता है दोस्तों यानी बैड डेब्ट्स, एंड बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी को आप माल बेचे हैं 20,000 और वो व्यक्ति आपको यानी कितना दे रहा है, 19,000 रुपया दे रहा है। तो 19,000 दे रहा है तो कितना, तो 1,000 का जो डिफरेंस हो रहा है उसे ही बोलते हैं दोस्तों यानी बैड डेब्ट्स यानी डूबी हुई राशि। तो यह किस परंपरा पर आधारित है, तो जब भी यानी हानि से संबंधित हो, प्रोविजन फॉर बीडी से संबंधित हो, डिप्रिसिएशन से संबंधित हो, तो यह आपका यानी कौन सा यानी परंपरा होता है दोस्तों, तो यह आपका यानी कन्वेंशन यानी परंपरा होता है, रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी ऑप्शन सी क्या होगा वहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉमिनल यानी नाममात्र खाता है, ए वेजेज अकाउंट, बी पेटेंट अकाउंट, सी प्रीपेड अकाउंट, डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसमें कह रहे हैं नाममात्र खाता है, तो नाममात्र यानी कौन सा खाता है, तो इसमें आप ध्यान देंगे नॉमिनल इज, ये नॉमिनल अकाउंट इज यानी नाममात्र खाता है। तो ऑप्शन ए मजदूरी यानी वेजेज अकाउंट, ऑप्शन बी पेटेंट अकाउंट, ऑप्शन सी प्रीपेड अकाउंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका यानी वेजेज अकाउंट यानी मजदूरी खाता क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है यानी नाममात्र खाता होता है, यानी ऑप्शन ए क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी एक नियम है। तो ऑप्शन ए नाममात्र खाता का नॉमिनल अकाउंट, और ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता का पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी वेतन खाता का, ऑप्शन डी किराया खाता का। तो कह रहा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है, तो किस खाते का है,
तो बी ऑप्शन सही होगा, यानी पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, यानी ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से खोले जाते हैं दोस्तों, उसको व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। और उसका रूल्स होता है कि रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं और गिवर यानी देने वाले को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, यानी GAAP रिक्वायर्ड टू यानी गैप आवश्यक है। तो ऑप्शन ए यानी ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग, यानी लेखांकन में वैश्विक संयोजन। ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी प्राइस, ऑप्शन डी यानी जर्नल। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो गैप यानी रिक्वायर्ड टू यानी आवश्यक है, तो किसके लिए, तो आप फुल फॉर्म से ही यानी ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग, यानी लेखांकन में वैश्विक संयोजन पर क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। ऑप्शन ये क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यानी गैप अर्थात जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का निर्माण लेखांकन में वैश्विक स्तर सामंजस्य बैठाने हेतु किया गया था, और ये वित्तीय रिपोर्ट के लिए आमतौर पर अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन नियमों और मानकों का क्या होता है, संग्रह होता है, और जिसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए अशोध ऋण की वापसी, ऑप्शन बी बैंक खाता, ऑप्शन सी बिल भुगतान, ऑप्शन डी आहरण खाता, ऑप्शन सी अग्रिम में प्राप्त कमीशन। तो कह रहा है यानी कौन सा नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो नाममात्र खाते के अंतर्गत यानी कौन सा आता है, तो इसमें आपको देखना है, यानी बैड डेब्ट्स रिकवरी अकाउंट ये नाममात्र खाता के अंतर्गत आता है, क्योंकि बैड डेब्ट्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, तो बैड डेब्ट्स को हम डेबिट में लेखा करते हैं और बैड डेब्ट्स रिकवरी को हम क्रेडिट में लेखा करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है, यानी ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन और इनकम, दिस इज फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर। तो दोस्तों कह रहा है कि डेबिट यानी डेबिट करेंगे यानी ऑल एक्सपेंसेज और लॉस को, यानी व्यय और हानि को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट करते हैं कब, तो ऑल लाभ और ऑल इनकम हुआ हो। तो यह कौन सा यानी खाते का नियम है दोस्तों, तो यह फार्मूला किसका है, तो यह फार्मूला नॉमिनल अकाउंट का है। तो नॉमिनल जहाँ देखेंगे उस पर यानी टिक करेंगे नॉमिनल अकाउंट, यानी ऑप्शन ई क्या है, सही है। तो दोस्तों यानी नाममात्र खाता या अवास्तविक खाता वह खाता है जो आय व्यय हानि तथा लाभों से संबंधित होता है, और इस खाते का नियम होता है दोस्तों, यानी ऑल एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होता है, और ऑल इनकम दोस्तों होता है क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विथ द आइटम्स ऑफ लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कह रहे हैं सूची फर्स्ट की मदों का मिलान सूची सेकंड की मदों से कीजिए और कूट द्वारा कीजिए, यानी कूटनीति द्वारा कीजिए, यानी सूची फर्स्ट दिया है। तो इसमें दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट किससे रिलेटेड है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट यानी लेखांकन नीति का प्रकटन होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी 3 होता है रोकड़ प्रवाह से, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी 19 होता है दोस्तों यानी लीज से, और 10 होता है दोस्तों आपका स्थायी संपत्ति से। इस प्रकार ये आपका यानी ये आपका क्या है, तो स्टैंडर्ड यानी प्रमाप है। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन मिला लीजिए यानी कौन सा सही है, यानी आपको हम डिटेल बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें लेकिन भविष्य के लाभों के पूर्वानुमान न करें, यह कथन किस अवधारणा पर है। तो दोस्तों अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो भी भविष्य से संबंधित यानी लाभ और हानि होता है वो रूढ़िवादिता की परंपरा होता है, यानी आपका ऑप्शन यानी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली खाता होता है। तो देखिए दोस्तों वसूली खाता का यूज हम करते हैं पार्टनरशिप में, यानी पार्टनरशिप यानी साझेदारी खाता ऐसा यानी साझेदारी ऐसा अनुबंध है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिसमें न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम यानी 50 होती है, और बैंकिंग संदर्भ में न्यूनतम 2 अधिकतम 10 होती है, और जिसका पंजीयन ऐच्छिक होता है दोस्तों,
उसे हम हिस्सेदारी कहते हैं। और कह रहा है कि वसूली खाता होता है यानी रियलाइजेशन इज, यानी ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन डी उचंत खाता। तो वसूली खाता दोस्तों होता है आपका यानी नाम मात्र खाता, यानी वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट नाम मात्र खाता होता है, यानी ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होता है और ऑल एक्सपेंसेस यानी क्रेडिट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। ऑप्शन ए कुल संपत्तियों में वृद्धि, ऑप्शन बी कुल संपत्तियों में कमी, ऑप्शन सी कुल दायित्वों में वृद्धि, ऑप्शन डी कुल दायित्व एवं कुल संपत्तियों में कमी। तो दोस्तों यानी कह रहा है लेनदारों को भुगतान, लेनदार का मतलब ये होता है दोस्तों जिससे आप माल खरीदे हैं, तो भुगतान करेंगे तो आपके यानी दायित्व क्या होंगे यानी कम होंगे, और जो संपत्ति है उसमें भी आपकी कमी होगी, इसलिए ऑप्शन क्या है यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें दोस्तों, तो ल्यूकस पेसियोली, पहला ये ऑप्शन क्या है सही है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में हम शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार यानी प्रकाशित करने वाला व्यक्ति ल्यूकस पेसियोली महोदय हैं, और 1494 ईस्वी में जिन्होंने इटली के वेनिस नगर के निवासी के रहने वाले हैं, और अपने एक लेख में प्रकाशित किया था, और द्विअंकी पुस्तक प्रथम पुस्तक माना जाता है, और दोहरा लेखा प्रणाली तथा वित्तीय लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण प्रचलित प्रणाली है दोस्तों। और इस सिद्धांत के आधार पर ही प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं अथवा दो पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू डेबिट होता है तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ यानी 15वीं शताब्दी में हुआ था। किसने किया था, तो ल्यूकस पेसियोली ने किया था। कब किया था, 1494 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, वेनिस नगर के निवासी थे। और ऑप्शन इसमें आपका कौन सा यानी बी ऑप्शन यानी दोस्तों यानी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चल संपत्ति नहीं है। देखिए दोस्तों, इन चल संपत्ति का मतलब होता है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स यानी कौन सा नहीं है, तो डेप्टर्स यानी करेंट एसेट्स होता है दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है, स्टॉक भी होता है, यानी परचेज नहीं होता है दोस्तों, यानी ये संपत्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेताओं की पुस्तक में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से यानी डेबिट किया जाता है। यानी क्या डेबिट किया जाएगा, तो दोस्तों इसमें आपका यानी ब्याज संदेह खाता इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यानी क्या डेबिट किया जाता है। यानी जब हम एंट्री करते हैं यानी किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत माल क्रय किया, तो एंट्री ये होता है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या यानी वेंडर अकाउंट। तो इसमें देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी पूरी यानी ब्याज की राशि से क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम, निम्नलिखित में से कौन एक व्यवसायिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन ए, एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है। ऑप्शन बी, एक बीमा कंपनी की क्रियाएं। ऑप्शन सी, एक प्रोविजन स्टोर चलाना। ऑप्शन डी यानी एक होटल खाना पकाना एवं बेचना। तो इसमें आपका यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा यानी ए ऑप्शन सही है, यानी एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है, व्यवसायिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट बराबर होता है यानी क्रेडिट के। ऑप्शन ए, लेखांकन में कभी कभी सत्य होते हैं। ऑप्शन बी, लेखांकन में कभी कभी गलत हैं। ऑप्शन सी, लेखांकन में हमेशा सत्य हैं। ऑप्शन डी, विशेष परिस्थितियों में सत्य हैं। देखिए दोस्तों, यानी जो डेबिट बराबर होता है यानी क्रेडिट के, तो डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। आप लोग सबको ही जानता है कि जब डेबिट और क्रेडिट जो नियम लागू होगा और दोनों बराबर होगा तभी आपका डबल एंट्री सिस्टम यानी क्या सिद्धांत लागू होता है। इसलिए हमेशा ही आपका सी ऑप्शन लेखांकन में हमेशा ही क्या होते हैं, सत्य होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है।
तो ऑप्शन ए व्यापार के लिए 1 लाख रुपये का फर्नीचर क्रय किया। ऑप्शन बी अपने पुत्र की फीस 20,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक से भुगतान किए। ऑप्शन सी कर्मचारियों का वेतन 50,000 रुपये भुगतान किया। ऑप्शन डी 75,000 रुपये का माल क्रय किया। तो इसमें आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही है? तो देखिए अपने पुत्र की फीस, तो देखिए पर्सनली जा रहा है, अपनी पुत्र की फीस 20,000 रुपये यानी अपने व्यक्तिगत बैंक से भुगतान किया। ऑप्शन बी यानी व्यापारिक सौदा नहीं है, आपका पर्सनल खर्चा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेखांकन का मूल सिद्धांत यानी लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाले डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है लाभ हानि खाते में, वास्तविक खाते में, व्यक्तिगत खाते में, रोकड़ खाते में। तो इसका डिटेल व्याख्या हम ऊपर कर चुके हैं। यानी कौन सा खाता होता है? तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं, किसमें? पर्सनल अकाउंट में, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यानी व्यक्तिगत खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है? तो ऑप्शन ए व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। ऑप्शन बी कर्मचारियों का 6,000 रुपये का वेतन दिया। ऑप्शन सी लड़के की फ़ीस 5,000 रुपये अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। ऑप्शन डी लड़के की फ़ीस का 2,000 रुपया व्यापार से भुगतान किया। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन सही है यानी 5,000 रुपया व्यक्तिगत यानी बैंक से खाते से भुगतान किया। ऑप्शन यानी सी व्यापारिक सौदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है। तो ऑप्शन ए प्रत्येक व्यापारिक, शुरू में ही बता चुके हैं कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। ऑप्शन बी सभी लेन देन के 2 खाते बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सभी व्यापारिक लेन देन को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 2 बार लिखते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही होगा यानी प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। इन्हीं सिद्धांत के आधार पर क्या करते हैं? यानी लेखांकन प्रक्रिया ट्रांजैक्शन किया जाता है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी पुस्तकों की संपूर्ण सेट नहीं रखता और निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करता है। उसने 10,000 रुपये से 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया तथा उसने गत वर्ष में 6 महीने के दौरान 5,000 रुपया प्रति माह की दर से आहरण किया और वर्ष के दौरान 2,000 रुपये की और पूंजी लगाई और 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल संपत्तियां 23,700 थी। उसके लेनदार उस तिथि को 3,000 रुपये थे और अदत्त व्यय 500 रुपये थे। उसका शुद्ध लाभ क्या होगा? तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यानी सही होगा। ए ऑप्शन क्या करेंगे? यानी सही करेंगे। तो ए ऑप्शन यानी सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कैसे सही होगा? तो 1 जून 2004 की पूंजी कितना थी? 10,000 थी। तो उसमें से क्या करेंगे दोस्तों? यानी आहरण को घटा देंगे, यानी 500 गुण यानी 6 महीने का 5 6 के 30 यानी 3,000 घट जाएगा। तो 10,000 में से 3,000 घटेगा तो 7,000 बचेगा। अब पुनः यानी इसमें जोड़ा जाएगा क्या? पुनः लगाई गई पूंजी। तो पुनः लगाई गई पूंजी कितना है दोस्तों? तो 2,000 रुपया है। तो 2,000 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो 2,000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? तो 7 2 9,000। और दायित्व बराबर होता है दोस्तों यानी क्रेडिटर्स प्लस यानी आउटस्टैंडिंग। यानी आपका सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया है यानी कितना दिया है दोस्तों? तो देखिए इसमें क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स यानी लेनदार उस तिथि को 3,000 है और अदत्त व्यय 500 है। तो 3,000 प्लस 500 यानी दोनों जोड़ेंगे तो दायित्व निकलेगा यानी कितना? 3500। तो कुल संपत्तियां कितनी होंगी दोस्तों? तो कुल संपत्तियां होंगी, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो कुल संपत्तियां कितनी होंगी? तो सबसे पहले यानी उसकी कुल संपत्ति यानी 23,000 यानी 700 रुपया कुल संपत्ति है। और इसमें लाभ कितना होगा? तो कुल संपत्ति 23,700 है। इसमें पूंजी प्लस दायित्व दोनों को जोड़कर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 23,700 में से क्या करेंगे दोस्तों? तो 9,000 प्लस 3,500 यानी 12,500 को यानी घटा देंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा कितना? तो 11,200 यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेन देन का खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को ऑप्शन ए किन्हीं 2 खातों में लिखना। ऑप्शन बी संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना। ऑप्शन सी संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना। ऑप्शन डी संबंधित 2 खातों के उचित पक्ष में लिखना।
तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में यानी लिखना, डी ऑप्शन दोस्तों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। तो बैंक ऋण पर ब्याज यानी दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। ऑप्शन ए रेवेन्यू में, ऑप्शन बी शुद्ध रेवेन्यू में, ऑप्शन सी पूंजी खाते में, ऑप्शन डी यानी रोकड़ खाते में। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में यानी कहाँ दिखाया जाता है। तो जब बैंक ऋण पर ब्याज लेंगे दोस्तों तो एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, रोकड़ खाते में दर्शाते हैं। देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यानी क्या, कैश अकाउंट, यानी बिंग इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, यानी ऑप्शन डी सही है। देखिए दोस्तों दिया है दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक यानी पैसोली निवासी थे, तो शुरू में ही बता चुके हैं कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे दोस्तों। सीधे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देन के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। तो कौन सा प्रणाली कहा जाता है दोस्तों, तो दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, इन डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है। तो ऑप्शन ए वास्तविक खाते का, ऑप्शन बी अवास्तविक खाते का, ऑप्शन सी व्यक्तिगत खाते का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन इसमें यानी कौन सा सही होगा, तो व्यक्तिगत खाते वाला ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, कमीशन अग्रिम प्राप्त यानी प्रकृति है, यानी व्यक्तिगत खाते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक पैसियोली निवासी थे, यानी इटली के, आपको बता चुके हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक संपत्ति के आधार उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। ऑप्शन ए विक्रय रोजनामचा में, ऑप्शन बी समान रोजनामचा में, ऑप्शन सी रोकड़ पुस्तक में, ऑप्शन डी विक्रय खाता में। तो आपका यानी ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो समान रोजनामचा यानी उधार विक्रय का अभिलेखन रिकॉर्डिंग किस में होगा, तो जर्नल यानी समान रोजनामचा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा। तो डेबिट शेष किसमें होगा दोस्तों, तो देखिए बैंक ऋण आपका यानी लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट शेष होता है। पेशगी प्राप्त आय ये भी क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट शेष होता है। संधि ऋण के लिए संचिति ये भी आपका यानी क्रेडिट शेष होता है। डेबिट शेष होगा यानी पूर्वदत्त यानी बीमा प्रीमियम का दोस्तों, क्योंकि ये एसेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। तो व्यवसाय की संपत्ति यानी एसेट्स इक्वल टू होता है दोस्तों यानी दायित्व प्लस पूंजी, यानी आपका कौन सा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है। देखिए संपत्ति इक्वल टू होता है पूंजी प्लस दायित्व, और यदि दायित्व पूछेगा तो संपत्ति माइनस पूंजी, पूंजी पूछेगा तो संपत्ति माइनस दायित्व, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन दोस्तों सही है। यानी किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय क्या है, तो दायित्व प्लस पूंजी से है। देखिए दोस्तों यानी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो यानी जा सके और इस वीडियो से बच्चे लाभ ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी रोकड़, ऑप्शन सी ख्याति, ऑप्शन बी डी यानी व्यापारिक स्टॉक। देखिए दोस्तों आप लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि सब कोई चाहता है कि एक सीट हमको मिल जाए, तो वह सीट आप ज़रूर लीजिए। आपके परिवार के चेहरे पर यानी मुस्कान खिलेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान खिलेगी, आपका परिवार यानी भविष्य यानी उज्जवल होगा। निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में यानी शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए डेप्टर्स, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी गुडविल, ऑप्शन डी यानी व्यापारिक स्टॉक। तो इसमें यानी कह रहा है चालू संपत्ति में कौन शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखिए यानी जो गुडविल होता है दोस्तों ये चालू संपत्ति नहीं होता, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही है। द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है। तो वास्तविक खाते का, व्यक्तिगत खाते का, नॉमिनल खाते का, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आपका यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो
तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विप्रविष्टि प्रणाली रखती है यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए उपभोक्ता उद्योग के लिए, ऑप्शन बी रसायन उद्योग के लिए, ऑप्शन सी सार्वजनिक उपक्रम के लिए, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो दोहरा खाता प्रणाली यानी प्रयुक्त होती है, डबल एंट्री सिस्टम यानी अप्लीकेबल टू। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही होगा, सार्वजनिक उपयोगिता वाली यानी संस्थाओं के लिए, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय की संपत्ति से आशय है, तो व्यवसाय की संपत्ति से आशय आपको ऊपर बता भी चुके हैं, दायित्व प्लस पूंजी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की दोहरा प्रणाली का प्रारंभ यानी हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था दोस्तों, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है, तो ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑप्शन डी शेयर प्रीमियम। तो इसमें देखिए दोस्तों, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, यानी आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है, तो जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित पद्धति कौन सी है, तो दोहरा लेखा प्रणाली पद्धति, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है, पहला ही ऑप्शन दोस्तों यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कुल संपत्तियों में से जब बाह्य दायित्वों को घटाते हैं दोस्तों, तो यानी कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाते हैं तो यानी क्या बचता है, तो आपका ऑप्शन यानी डी सही होगा, नेट वर्थ यानी शुद्ध मूल्य बचता है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन सही है। इन टोटल एसेट्स माइनस यानी आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू होता है नेट वर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है, ऑप्शन ए केवल देनदार के संबंध में, ऑप्शन बी केवल लेनदारों के संबंध में, ऑप्शन सी डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। यानी इसमें यानी कौन सा ऑप्शन यानी सही होगा, तो इसमें आपका इन देनदार और लेनदार दोनों के संबंध में यानी ऑप्शन यानी सी सही होगा। यानी प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि अपनाया जाता है किसके लिए, तो देनदार और लेनदार के लिए, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो निम्नलिखित में से यानी कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए बिके माल की लागत माइनस अंतिम रहतिया माइनस क्रय इक्वल टू प्रारंभिक रहतिया, यही ऑप्शन क्या है दोस्तों, यानी बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, विपत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है, बैंक ऋण खाता एक नाममात्र खाता है, पूर्वदत्त वेतन एक नाममात्र खाता है, उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए दोस्तों यानी डी ऑप्शन सही है, यानी उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है, तो ऑप्शन ए आहरण खाता ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन बी बैंक अकाउंट यानी बैंक खाता, ऑप्शन सी प्रीपेड रेंट अकाउंट पूर्वदत्त किराया खाता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी ड्राइंग अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल लाभ बराबर होता है, तो ऑप्शन ए विक्रय माइनस अंतिम रहतिया, ऑप्शन बी विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत, ऑप्शन सी विक्रय माइनस प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस अंतिम रहतिया ब्रैकेट बंद, ऑप्शन डी यानी विक्रय प्लस अंतिम रहतिया माइनस यानी ब्रैकेट में प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पे। तो दोस्तों इसमें आपका यानी कौन सा ऑप्शन यानी सही होगा, तो इसमें आपका यानी ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत।
बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो ल्यूकस पैसिओली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खातों में दर्ज नहीं होता है लाभ और हानि, बी दायित्व, सी कर्मचारियों की संख्या, डी संपत्ति। तो आपका यानी कर्मचारियों की संख्या दोस्तों यानी दर्ज नहीं होता है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ल्यूकस पैसिओली ने किया था। ये आपका क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेखा पुस्तकों में न दर्ज किए जाने वाला एकमात्र मद है, तो ऑप्शन ए ख्याति, ऑप्शन बी विशेष छूट, ऑप्शन डी व्यापारिक छूट, ऑप्शन डी कैश डिस्काउंट। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो व्यापारिक छूट यानी सी ऑप्शन यानी क्या होगा? सही होगा। इसका यानी लेखा नहीं किया जाता है पुस्तकों में। इस प्रकार दोस्तों ये आपका यानी क्वेश्चनों का सीरीज रहा और बहुत मेहनत से सीरीज पढ़ाया गया। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक यानी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और जो भी इसमें आपको दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि उस पर सुधार किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।